नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इनिशियली तीन टॉपिक ऑलरेडी हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे। आज ये चौथा टॉपिक है हमारा। और आज हम इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं, या पिछले काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, या फ्यूचर में भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो एक रिवीजन की तरीके से आप इसको देख सकते हैं, या अगर आप इनिशियली भी शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। एचपीएस, यूपीएससी, अलाइड एग्जामिनेशन, नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन, टीजीटी, पीजीटी, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इनिशियली ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है, यहीं से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, लेंथियस एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का है। विश्व का दूसरा, यानी कि हम बोल सकते हैं लिखित संविधान है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली यूएसए ने अडॉप्ट किया था, ठीक है, तो इंडिया ने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ही, ठीक है, अडॉप्ट किया। नंबर 2, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बड़े सारे स्रोत से लिया गया है, बड़े सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया। इनफैक्ट 64 देशों के संविधान को पढ़ा गया, फिर जाके हमारा संविधान बना। उधार का संविधान भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लेंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है, इसमें आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इतनी भी आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते। इसके लिए बड़े सारे प्रोसीजर होता है, तो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फेडरल सिस्टम विद यूनिटी बायस, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, भारत में संघवाद की परिभाषा को अपनाया गया है, जिसका झुकाव मुख्यतः केंद्र की तरफ होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, कैसे यूनिटी सिस्टम भारत को अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, मौलिक अधिकार भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके साथ साथ हमारा ये कहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्य में भी देखने को मिलेगा, और आगे चलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक डिफरेंट टॉपिक भी देखने को मिलेगा। 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति हैं, ठीक है, आपका राज्य सरकार होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन 352, 356, 360 आर्टिकल्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज, बहुत सी स्वतंत्र संस्थाएं बनाई जा चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, और सॉवरेनिटी है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी कि न्यायिक की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। एकल नागरिकता, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हम 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वोट करने का अधिकार है। सेक्युलर स्टेट है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है सभी धर्मों के लिए, ठीक है, यहाँ पर प्रोविजन देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A आर्टिकल में देखने को मिलेगी। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, भाग नंबर 4, आर्टिकल नंबर 36 से 51, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे, ठीक है, संविधान के भाग नंबर 3 में, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, संविधान की स्वतंत्रता भी, जो आपका जुडिशरी है उसकी भी स्वतंत्रता देखने को मिलती है। तो ये सारे साइलेंट फीचर्स हैं, यहीं से ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। आइए किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिटन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? ठीक है, ऑप्शन ए ब्रिटेन है, इंडिया है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है। तो इंडिया का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें लगभग इनिशियली 395 आर्टिकल शामिल किए गए। ठीक है, 8 शेड्यूल को, ठीक है, 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया, और साथ में, ठीक है, 22 भाग 22 पार्ट को शामिल किया गया था। आज 395 से लेकर लगभग 468 आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, शेड्यूल 12 हो चुके हैं, और भाग की संख्या भी 25 हो चुकी है। तो विश्व का सबसे लंबा और व्यापक संविधान भारत का है। पहला प्रश्न हमारा ये बन गया।
दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ठीक है। यूएसए का संविधान बहुत ज्यादा कठोर है, वहां पे आसानी से संशोधन होते नहीं है, ठीक है। 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 2025 तक मात्र 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है। फ्लेक्सिबल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल में आसानी से संविधान संशोधन होते हैं। तो भारत में आर्टिकल नंबर 368 के तहत संशोधन किए जाते हैं, इसके लिए 4 प्रकार की मेजोरिटी की आवश्यकता हमको पड़ती है, ठीक है। 4 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? पहली है साधारण बहुमत से भी हमारे संविधान में क्या होते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट हो जाती है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 आपका दूसरा कौन सी मिलती है? इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, अंग्रेजी में इसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से भी क्या होते हैं, हमारे संविधान में क्या होते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। नंबर 3 है 368 का विशेष बहुमत, ठीक है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, इसको बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 368, ठीक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन, एसआर लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी कि 368 की तो चाहिए चाहिए हमको विशेष बहुमत, साथ में 50% राज्य भी हाँ बोले, तब जाके संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है भारत का संविधान, ना ही कठोर ना ही लचीला, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर चौथा आंसर आता है, ठीक है, अश्यता, यानी कि पार्टली रिजिड है और पार्टली कैसा है भारत का संविधान, ठीक है, फ्लेक्सिबल माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैव? फ्लेक्सिबल, रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, या नन ऑफ दीज? तो आप इस यहां पर भी किसके साथ जाओगे? फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी के साथ जाओगे, ठीक है। इतना आसान नहीं है भारतीय संविधान को संशोधन करना, ठीक है। देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हुए नेहरू जी के पास बहुत अच्छा मेजोरिटी थी, लोकसभा में, राज्यों में भी थी, तो उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाए। इंदिरा गांधी के पास बहुत सारा अच्छा मेजोरिटी थी, तो उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाए, ठीक है। आगे चलकर अब जो जितने बाकी के जो प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है, चाहे आपके मोरारजी देसाई हुए या फिर अन्य अन्य जो प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी के कार्यकाल में देखते हैं उनको भी काफी अच्छा मेजोरिटी मिला था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हम यही बोलेंगे, इनिशियली नेहरू जी, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और चौथे नंबर पर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी काफी बहुत ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी मेजोरिटी है लोकसभा में, राज्यसभा में और राज्यों में भी, ठीक है। तो राज्यों का हामी भी बहुत जरूरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इंडिया इज कंसिडर्ड एज? नंबर 1 है क्वासी फेडरल, एक अर्धसंघ, दूसरा है अ फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, तीसरा है अ यूनियन ऑफ स्टेट, चौथा है नन ऑफ एबव, ठीक है। तो आंसर तो आपको क्वासी फेडरल भी आगे देखने को मिलेगा, लेकिन भारत का संविधान कैसा है? संविधान का जब आर्टिकल नंबर 1 आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 1 नंबर पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये पूरी लाइन आपको एज इट इज देखने को मिलेगी, ठीक है, कि भारत जो इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत से एग्जामिनेशन में इनिशियली पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, व्हाट डज इट मीन? नंबर 1, सभी नागरिक कानून के समान सामने समान है, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। दूसरा है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। नंबर 3 है सभी वयस्कों को चुनाव मत देने का अधिकार है, ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट। और चौथा है सभी नागरिकों की भाषण की स्वतंत्रता है, ऑल सिटीजन हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो धर्म शब्द से ये बहुत सिंपल प्रश्न बन चुका है, धर्म शब्द का मतलब यहां पर है। लेकिन जब भी आपके पास प्रश्न पूछा जाए कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है
जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता उसको हम धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, इनिशियली ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, सेक्युलर बर्ड। ठीक है, सेक्युलर बर्ड इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस समय भारत की प्रस्तावना में इसको जोड़ दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं आप। 42वां संविधान संशोधन, जिसको संविधान मिनी संविधान भी कहा जाता है, संविधान बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किसी संविधान संशोधन में किए गए तो 42वां था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसका अर्थ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भारतीय संविधान अध्यादेश, इसको बोलेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, इंडिया इज अ नॉमिनल मोनार्की। भारत एक कुलीन तंत्र है, इंडिया इज अ इसको बोलेंगे ऑलिगैर्की। ठीक है, और चौथा हो गया भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है, भारत क्या है, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित किया गया है और लोकतंत्र की शुरुआत भारत में 1947 में ही हो गई थी। ठीक है, जब भारत सॉवरन बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? ठीक है, यह एक मौलिक संविधान है, इट इज एन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, पहला। दूसरा है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है, इट इज कंप्लीट कॉपी ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो ये पहले हटा देते हैं। ठीक है, हमारा संविधान बिल्कुल कॉपी नहीं है दूसरे के संविधान का। ठीक है, इनिशियली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, वो इंटरनल सोर्स है और ये सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। ठीक है, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है इंडिया का। तो आंसर क्या आएगा? बी, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हैं। बहुत सी चीजें भारतीय संविधान में दूसरे देशों से प्राप्त की गई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए है, भारत का संविधान संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, यह स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, इट इज एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यह विधि के शासन की व्यवस्था करता है, इट प्रोवाइड फॉर द रूल ऑफ लॉ। और उपयुक्त सभी। तो पहले स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं, भारत का संविधान संसदीय प्रणाली के ऊपर व्यवस्था है। बिल्कुल ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली शासन चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है भारत के अंदर। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इनिशियली हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 52 के तहत राष्ट्रपति भी संसद का भाग है। आर्टिकल नंबर, ठीक है, 80 के तहत राज्यसभा पार्लियामेंट का एक पार्ट है। और आर्टिकल नंबर 80 के तहत लोकसभा भी संसद का एक भाग माना जाता है। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट को हम आर्टिकल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 79 में डिस्कस करते हैं। दूसरा, यह स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। अच्छा, एक चीज और, पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत का कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, इट एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अगर आप आर्टिकल 50 पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 50 कहता है कि भारत का जो जुडिशरी होगा वो बिल्कुल अलग होगा, किससे? एग्जीक्यूशन से या लेजिस्लेचर से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट हमने लिया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया है। और तीसरा है विधि का शासन, द रूल ऑफ लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ब्रिटेन से ली गया है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट पढ़ लेना है, नहीं का मतलब होता है नहीं। ठीक है, ऑप्शन है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और व्यापक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनेक्टेड, रिटन एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, बहुत सही बात है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल सबसे लंबा है, लिखित है, व्यापक है। दूसरा देख लेते हैं, यह प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी संविधान। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना में ये 5 वर्ड स्पष्ट लिखे गए हैं कि इंडिया इज अ सॉवरन, ठीक है, सोशलिस्ट,
सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 5 शब्द आपको मिलेंगे। प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, बिल्कुल ठीक है ये भी। तीसरा है, इसमें मौलिक अधिकार शामिल है, इट इंक्लूड फंडामेंटल राइट, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 12 से 35 में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। संविधान के प्रवर्तन के समय ही मूल कर्तव्य शामिल थे, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी के द्वारा शामिल किए गए थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह एक समिति बनी थी, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। इनिशियली 10 मौलिक ड्यूटीज को, जो कि रशिया से ली गई हैं, ठीक है, शामिल किया गया, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी शामिल किया गया, तो कुल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव। ठीक है जी, इनिशियली नहीं था। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन तक 11वीं जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, ऑप्शन है, इसमें कोई विदेशी संविधान का तत्व शामिल किए गए हैं, इसमें कई विदेशी संविधान के तत्व शामिल किए गए हैं। इट इनकॉर्पोरेट फीचर फ्रॉम वेरियस फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, यह एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, इट प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजन, ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, भारत में एक प्रकार की नागरिकता है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने ली है भारत की सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में डबल चलती है। ठीक है, ब्रिटेन से ली है, इसका मतलब है कि आप केवल भारत के नागरिक हैं, अगर दूसरे देश की अपनाओगे तो भारत की नहीं मिलेगी, आपको छोड़ देनी पड़ेगी। और नंबर 3 है, यह वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, इट एंश्योर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, बिल्कुल सही है। 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति वोट कर सकता है, अपना नेता चुन सकता है, पूरा अधिकार उसके पास है, पॉलिटिकल राइट है। इनिशियली एज कितनी हुआ करती थी? 21। ठीक है, 1989 में, ठीक है, जो आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत घटाकर 18 कर दिया गया था, तो ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत का संविधान है, ठीक है, अत्यंत लचीला, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, पहले ही बता चुका हूं, नहीं है। अत्यंत कठोर, ये भी नहीं है बिल्कुल। कठोर कम लचीला अधिक, ठीक है। लेस रिजिड एंड मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, कठोर अधिक लचीला कम। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट सी और डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो भारत का जो संविधान है वो कैसा? कठोर कम है लेकिन लचीला अधिक है, तो इसका आंसर होगा ये, लेस रिजिड और मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यूनिटरी यानी कि एकात्मक, कंप्लीटली फेडरल पूर्णता संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट। भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक, यूनिटरी इन स्ट्रक्चर, फेडरल इन स्पिरिट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिटरी तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि सारे फैसले सेंटर के नहीं चलते भारत में, स्टेट के पास भी पावर होती है, इसको बोलते हैं यूनिटरी नहीं है। ठीक है, यूनिटरी का मतलब होता है कि एक के पास शक्ति, केंद्र के पास शक्ति नहीं है, राज्यों के पास भी पावर्स है, आगे स्थानीय स्वशासन के पास भी पावर है। कंप्लीटली फेडरल, ठीक है, कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब देश में, ऐसे तो संघात्मक है, ठीक है, राज्यों के पास पावर जरूर है, लेकिन जब देश में आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उस समय क्या होता है? उस समय सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी। तो कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है। तीसरा आता है संरचना में संघात्मक, फेडरल स्ट्रक्चर, भावना में एकात्मक, यूनिट, ठीक है, यूनिटरी इन स्पिरिट, बिल्कुल यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, संरचना में जरूर संघात्मक है लेकिन पावर मैक्सिमम केंद्र के पास है। ठीक है, जब हम यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं तो यूनियन लिस्ट में साफ 100 सब्जेक्ट हैं जो कि केंद्र के पास है। एक नंबर 2, राज्य सूची में तो बहुत कम विषय देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 65 विषय। ठीक है, नंबर 3, जो आपके कॉन्करेंट लिस्ट है उसके पास भी पावर है, केंद्र के पास पावर है।
और नंबर 4 जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो अवशिष्ट विषय हैं, वो तो सारे के सारे केंद्र के पास ही। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहां से मिल चुका है, आंसर नंबर 3। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी इन स्पिरिट बिकॉज। प्रश्न में बता चुका हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। ठीक है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का पावर केवल पार्लियामेंट के पास होता है, राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। नंबर 2, कुछ स्थितियों में संसद को राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इन सम केस पार्लियामेंट्री कैन मेक लॉज फॉर स्टेट। ये भी ठीक है। कैसे ठीक है? आप तो कहते हैं कि सर 3 प्रकार की लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, 100 सब्जेक्ट हैं आपके केंद्र के पास, एक स्टेट लिस्ट है, 65 सब्जेक्ट राज्यों को दिए गए, स्टेट को दिए गए। ठीक है, तो स्टेट के कानून पर कैसे बना सकता है, 65 सब विषय पर कैसे बना सकता है केंद्र कानून? बना सकता है। 2 कारण में बना सकता है। एक कारण है 352 में बता ही चुका हूं नेशनल इमरजेंसी के समय, और दूसरा होता है आर्टिकल 249, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 249। राज्यसभा के ये पास पावर है कि ठीक है, स्टेट लिस्ट के किसी भी कानून को पब्लिक वेलफेयर का कानून घोषित करके, लॉ घोषित करके या विषय घोषित करके उसके ऊपर कानून बना सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत है मुझे लगता है इसके लिए आप लोगों को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 249 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये पावर देता है राज्यसभा को कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के विषय को केंद्र का कानून बना सकता है, ये कहकर कि वह विषय पब्लिक वेलफेयर का है। ठीक है जी, तो बना सकता है कानून। नंबर 3, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण ड्यू टू ऑल इंडिया सर्विस, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज पर केवल केंद्र का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो चुका है? ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टेटमेंट ट्रू है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, काफी अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे अच्छा भी लग रहा है एक्सप्लेन करते हुए। आई होप आप लोग इनको प्रॉपर तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेड टू बी, यह कहा जाता है। ऑप्शन ए मौलिक संविधान है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है। बी वकीलों का स्वर्ग है, अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। विकासशील संविधान है, इसको बोलेंगे इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन। तानाशाह संविधान है, ठीक है, डिक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे, इतिहासकार हुए जिनका नाम था जेनिंग्स। ठीक है, जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की आलोचना करी है और कहा है कि भारतीय संविधान क्या है? वकीलों के लिए स्वर्ग है, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। ठीक है, भारतीय संविधान उदार का थैला भी कहा गया है कि बहुत सारे चीजें तो अधिक विदेशों से लिया गया है। ठीक है, वकीलों के मजे हैं इसमें, ऐसा कहता है जेनिंग्स। ठीक है, मौलिक संविधान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान को केवल लॉयर्स अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज ही नहीं होता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर तरीके से सिविल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ही हमको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ने को मिलता है। अदरवाइज जब हम पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी कर लेते हैं तब भी हमें इन कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रॉपर तरीके से पता नहीं चलता है, क्योंकि एकेडमिक और कंपटीशन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जेनिंग्स आलोचना करता है इसकी और इसको वकीलों का स्वर कहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में। आई थिंक ये प्रश्न ज्यादा मुश्किल नहीं है। Which has had the greatest influence of the on the Indian Constitution? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटेन का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कनाडा का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ठीक है,
अब आप इसमें क्या बोलेंगे, ब्रिटेन का संविधान बोलेंगे, अमेरिका का संविधान बोलेंगे या कनाडा का? तो इनिशियली भारत में जब ब्रिटिश भारत हुआ तो उस समय बड़े सारे एक्ट बनाए जाते थे, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, चार इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, उन्हीं में लास्ट कानून भारत में अंग्रेजों ने कौन सा बनाया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में ही लगभग 310 आर्टिकल्स थे और 310 आर्टिकल में से मैक्सिमम चीजें यानी कि 75% संविधान भारत का यहीं से अडॉप्ट कर दिया गया। तो इसको बोलेंगे भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर है, किस चीज का पड़ा है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर भी चर्चा मुझे लगता है अच्छी होगी। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल? फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। पहले ही बता देता हूं, यानी कि शक्तियां बांटी हुई होती हैं, केंद्र के पास है, केंद्र ने राज्यों को दे रखी है, राज्यों ने आगे स्थानीय निकायों को दे रखे, उसको बोलते हैं फेडरल। तो फेडरल का मतलब ये मैं बता चुका हूं, अब आप इसका आंसर मुझे बताएं। ऑप्शन ए है संविधान लिखित और अनम्य है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड रिजिड। ठीक है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है? नहीं। ठीक है जी। दूसरा, न्यायपालिका स्वतंत्र, जुडिशरी इंडिपेंडेंट। बिल्कुल जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भारत में, लेकिन जुडिशरी का इससे कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। संघवाद से इसका कोई रिलेशन नहीं देखने को मिलता। सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब होता है संघवाद, ठीक है। अभिषिक्त शक्तियों का केंद्र में नहीं तो ना, बिल्कुल नहीं। रेजिड्यूरी में बता चुका हूं कि रेजिड्यूरी पावर केंद्र के पास ही होती है, लेकिन इसका आंसर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि संविधान लिखित है, एक द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, और तीसरा, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट एंड चेंज गवर्नमेंट, और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रजातंत्र या लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुना जाना, ठीक है। संविधान लिखित है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। मौलिक अधिकार दिए गए, इससे इसका कोई मतलब नहीं है ना। लोगों को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है, ठीक है, यही तो इसका आंसर है, ठीक है। लोकतंत्र का अधिकार इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 300 से अधिक अनुच्छेद हैं, 350 से अधिक अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, या फिर मोर देन 500 आर्टिकल। तो 500 हम पहुंचे नहीं है, ठीक है। 395 तो पहले ही संविधान में थे, तो ये भारत में एट प्रेजेंट 400 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। ये बहुत सिंपल और आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बीन अडॉप्टेड इन इंडिया? अमेरिकी अध्यक्षतात्मक प्रणाली, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्रांसीसी अध्याश इसको बोलते हैं अध्यात्मक प्रणाली, और फ्रेंच प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और सामूहिक मंडलात्मक प्रणाली, कलेक्टिव कैबिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कलेक्टिव कैबिनेट है नहीं भारत के अंदर, फ्रांस का कोई रोल नहीं देखने को मिलता है। आंसर क्या आने वाला है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में आप सीधा आंसर कर सकते हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ब्रिटेन से ली गई है, यानी कि पार्लियामेंट ही सर्वोच्च अपने आप में। पार्लियामेंट के ही पास क्या है, लेजिस्लेचर पावर्स दी गई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? विच इज द फॉलोइंग सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, या धर्म? तो धर्म तो सर्वोच्च नहीं है, ठीक है। अगर आप
हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, पार्लियामेंट भी नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, सर्वोच्च है संविधान, क्योंकि संसद चलता है संसद के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय भी कार्य करता है संसद के आधार पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? Why the Constitution of India is elaborated? इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समझते, इट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक बात है, ऐसा हो सकता है। नंबर 2, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इट कंटेन डिटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, तो इस तरह का प्रोविजन नहीं है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं लगती हमको। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, तो आंसर क्लियर हो चुका है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ द यूनियन एंड स्टेट। ये एक बृहद होने का कारण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? हु इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति है क्या, प्राइम मिनिस्टर है क्या, या सुप्रीम कोर्ट है, या इलेक्शन कमीशन है? तो भारतीय संविधान को बचाने का अधिकार किसका है? उसकी रक्षा करने का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट प्रश्न पहले ही बता चुका हूं, भारत में वयस्क मतदार की उम्र सीमा कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अडल्ट सफरेज इन इंडिया? ठीक है, वोट करने की मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल। तो इनिशियली भारत में सबसे पहले 1919 में चुनाव हुए थे, ठीक है, इंडिया में पहली बार केंद्र में चुनाव हुए थे 1919 में, ठीक है, और भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना था जिसने पहले ही चुनाव में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। पहले ही चुनाव में महिला को भी वोट देने का अधिकार दे दिया था, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, बहुत से देशों में ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट इलेक्शन में ही विमेन को वोटिंग राइट, ठीक है। तो इनिशियली 21 वर्ष रखी गई थी, ठीक है, आजादी के बाद भी यही था। 1989 में जब प्रधानमंत्री कौन हुए, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया, ठीक है, जिसके तहत, ठीक है, एज को घटाकर कितना कर दिया था? 18 कर दिया था। तो वयस्क मताधिकार की एज कितनी है? 18, और वर्तमान में भी यही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, वन फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम इज दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल पावर वेस्टर्न सेंटर, या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। भारतीय संघीय व्यवस्था मैं पहले ही बता चुका हूं, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो आप, ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था चाहिए, इंडियन फेडरल सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। दोहरी नागरिकता बिल्कुल भारत में है, लेकिन संघीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा संविधान है, संविधान के बाद संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं, ठीक है, और सुप्रीमेसी है, ठीक है जी। केंद्र के लिए भी यही है, राज्यों के लिए भी यही संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? विच टर्म इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फेडरल इन इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल की जगह कौन से शब्द को, ठीक है, प्रयोग किया गया है? फेडरल स्टेट, स्टेट ऑफ फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट, या यूनियन ऑफ यूनिट? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आर्टिकल नंबर 1 याद रख लेना। आर्टिकल नंबर 1 ये स्पष्ट करता है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 3 प्रकार की लिस्ट हैं। जब आप शेड्यूल नंबर 7 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई है। यही तो हमारा फेडरल सिस्टम है, जिसमें पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसमें 100 विषय केंद्र के पास दिए गए हैं। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसमें लगभग 65 विषय दिए गए हैं स्टेट को। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें लगभग 52 सब्जेक्ट ये दोनों के पास है, केंद्र तथा राज्यों के पास, जिनके पास वो पावर, जिनके ऊपर लॉ बना सकते हैं।
और इसके साथ साथ एक ऐसे विषय होते हैं जिसको बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, अवशिष्ट शक्तियां ये सेंटर के पास ही रहती हैं। मतलब ऐसे कानून जो इन तीनों लिस्ट में नहीं शामिल किए गए उनको रेजिड्यूरी विषय कहते हैं, यानी कि फ्यूचर में ऐसा कोई कानून वो केंद्र के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? फ्रॉम वेयर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फ्रॉम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिप्रेजेंट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, भारत की जनता, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय, फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। बहुत आसान और बहुत अच्छा प्रश्न ये भी बनता है। जब आप भारत का प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली लाइन मिलेगी, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों से ही भारत का संविधान है। तो आंसर क्या आ गया है? पीपल ऑफ इंडिया। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। लीगल सॉवरेनिटी इन इंडिया इज वेस्टेड ऑन राष्ट्रपति, जुडिशरी, कैबिनेट या कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, जब भी संविधान शब्द कहीं पर आता है तो उसी को ही आंसर मान लेना चाहिए संविधान के विषय में। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसी राष्ट्रपति के पास नहीं होती, जुडिशरी नहीं, हर सब जितने भी लोग हैं, जितनी भी बॉडीज हैं भारत के अंदर, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो सुप्रीम क्या है? संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल है, यूनिटरी है, रिजिड है? पार्टली यूनिटरी एंड पार्टली रिजिड। तो इसके बारे में भी हम पढ़ ही चुके हैं, अपना आंसर हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बार बार डिस्कस करने की मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ एकात्मक हैं और कुछ कठोर भी हैं। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न आ गया है, काफी लंबा प्रश्न देखने को मिल रहा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है, उसकी आपने, ठीक है, विशेषता अच्छे से पढ़ी है, तो आप इस प्रश्न को एकदम से आंसर दे सकते हो। पहला, संविधान सर्वोच्च है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरा, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिल्कुल ठीक है, ये भी, इसमें भी कोई शंका नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है। नंबर 3, संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, डिफरेंट प्रोसीजर आर फॉलोड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 4 प्रकार की तो हमको क्या चाहिए होती है? मेजोरिटी चाहिए होता है, लोकसभा में पास करना होता है, राज्यसभा में पास करना होता है, राष्ट्रपति के पास भेजना होता है, तो काफी वेराइटीज हैं इसके प्रोसीजर में। नंबर 4, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलियां सॉवरेन, कैसे हैं? नहीं है। ठीक है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, नहीं है, कैसे हैं? उनके पास, संप्रभु का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अपने सारे डिसीजन खुद लें, तो केंद्र ले सकती हैं लेकिन विधानसभाएं नहीं ले सकते, विधानसभा केंद्र के ऊपर निर्भर है कहीं ना कहीं। ऑप्शन नंबर 5, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता, द प्रीएम्बल कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। पांचवा भी बिल्कुल गलत है, चौथा भी गलत है। पांचवा क्यों गलत है? मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका को नहीं पढ़ा जा सकता, तो संविधान के जो प्रीएम्बल हैं वही तो है भारत का इंपॉर्टेंट फिलॉसफी। जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास, जब भी भारत के पास किसी कानून को समझने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं, किसी कानून को नहीं बना पा रहे हैं, कोई कानून स्पष्ट नहीं है, तो
सुप्रीम कोर्ट किसका सहारा लेता है? प्रियम्बल का। वो चाहे फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो या कुछ संविधान का अन्य भाग हो, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट दो चीजों को डिस्कस करता है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और दूसरा प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम भारत की संविधान की फिलॉसफी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंसर आप अब दे सकते हो। 1 2 3 4 5 गलत हैं, 2 3 4 गलत हैं, 1 4 5 गलत हैं, तो 1 2 3 इनिशियली 3 स्टेटमेंट को हमने सही समझा और इसको हमने आंसर दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेट? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। और मुझे पता है आप सब लोग इसमें क्या करने वाले हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करने वाले। ठीक है जी। अब आंसर क्या होगा इसका? आंसर होने वाला है फ्रांस। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1787 में अपना संविधान बनाया और लिखित संविधान बनाया। ये विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। लेकिन फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुई तो इनिशियली 1761 में ही नेपोलियन बोनापार्ट ने एक विधि संहिता बनाई थी, ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन माना गया। तो लिखित संविधान की अवधारणा कहां से आई है? फ्रांस की क्रांति से आई है। सबसे पहले आप आंसर को सही कर लेना। फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है, फ्रांस की क्रांति से आई है। ठीक है जी। 1804 में फ्रांस के लिए अलग संविधान बन चुका था, लेकिन इसकी अवधारणा सर्वप्रथम फ्रांस से ही आई थी। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कोडिफाई किया था वो 1804 में किया था बाद में जाकर, लेकिन अवधारणा कहां से आई थी? 1761 से ही आ चुकी थी फ्रांस से। ठीक है, कि हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अध्याशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इन विच कंट्री डिड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट ओरिजिनेट? यूगोस्लाविया, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आंसर आप क्या कर लोगे? आंसर कर लोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जहां पर राष्ट्रपति का आज भी महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। 1787 में ही यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम डेवलप हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आई थिंक मैं बता चुका हूं इसके बारे में। ऑप्शन बी है, ऑप्शन फर्स्ट है वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट स्टेट, ऑप्शन डी है पॉलिटिकल इक्वलिटी और ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट स्टेट, साम्यवादी राज्य। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां पर मिलती है आपको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अपने आप में संविधान का दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी है। एज पर मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रियम्बल और डीपीएसपी, इन्हीं की मदद लेता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समाजवादी राज्य की अवधारणा आपको कहां मिलेगी देखने के लिए? डीपीएसपी में देखने को मिलेगी, प्रियम्बल में देखने को मिलेगी। तो प्रियम्बल और डीपीएसपी दोनों ही फिलॉसफी है। राजनीतिक समानता की जो कंसेप्ट है वो कहां देखने को मिलेगा आपको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 38 पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। और प्रियम्बल में भी आपको राजनीतिक, आर्थिक और समाजवादी जो आपको स्वतंत्रता वो देखने को मिलेगी। साम्यवादी या कम्युनिस्ट स्टेट की अवधारणा भारतीय संविधान में नहीं है। तो आंसर होने वाला है डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कथन भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल। रीजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीदर कंप्लीटली फेडरल नॉर यूनिटरी। ठीक है जी, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। इंडिया सिस्टम इज क्वासी फेडरल, कनाडा से ये लिया है हमने। यानी कि ना तो केंद्र पावरफुल रहेगा
पूरी तरह से ना ही स्टेट रहेगा, दोनों के बीच पावर बंटी रहेगी, संघात्मक होगा। और दूसरा यूनिटरी भी नहीं है, क्योंकि हर समय भारत की जो पावर है वो केंद्र के पास नहीं है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। बिल्कुल ठीक है ये भी स्टेटमेंट। अब ऑप्शन कर लेते हैं। ए और दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। ठीक है, ए और दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ये तो दोनों ही गलत है एक बार, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या ए आर की एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता। भारतीय संविधान, जब इस तरह से प्रश्न आते हैं ए और आर वाले, तो क्या करना होता है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि लगाना होता है, क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। दोनों प्रश्न ठीक हो गए हैं, ए और दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है, इसलिए तो अर्धसंघात्मक है भारत, क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिटरी फीचर इन इंडियन फेडरल सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन पावर का मतलब होता है संघात्मक, फेडरल सिस्टम, ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि बांटी हुई पावर, सेंट्रलाइज नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एकात्मक तत्व की। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है, बिल्कुल ठीक है, एकात्मक का, क्योंकि सेंटर करता है सभी स्टेट के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 3, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि फिक्स है, हर राज्य से समान सदस्य नहीं जाते हैं, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। नंबर 4 है न्यायिक पुनर्अवलोकन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, संघीय व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं बिल्कुल केंद्र के पास होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये भी हमारा ठीक हो गया है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाय कैमरा लेजिस्लेचर, तो सेंटर स्टेट दोनों के पास है, इसका यूनिटरी से क्या लेना देना। तो ऑप्शन में आप क्या कर लोगे, पहला राज्यपालों की नियुक्ति, 2 हमारा ठीक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, 3 भी हमारा ठीक है, और चौथा है न्यायिक पुनर्अवलोकन नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं, 2, 3, 5। क्या ये ऑप्शन में है? हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन एक बार, अगर है तो ये सही होगा, बिल्कुल ठीक है, 2, 3 और 5 हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है। काफी बड़े प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए अध्ययन आपको थोड़ा सा गहरा ही करना पड़ेगा। व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन ए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, क्या यह सिस्टम ठीक है? बिल्कुल है। इसमें संसाधात्मक रूप की सरकार है, इट हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ये भी ठीक है, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, इसको तो हम कभी नहीं भूल सकते, सॉवरेन पावर रेसिडेंस इन द पीपल, लोगों के पास है। और चौथा है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, प्रोवाइड फॉर अ यूनिफाइड पावर, ना ऐसा नहीं। ठीक है जी, तो आंसर क्या होने वाला है, 1 और 2, 3 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो आंसर होने वाला है बी, 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आप इसको पॉज कर सकते हैं और पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बड़ी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन? अमेरिकन फेडरेशन, एकल नागरिकता नहीं जी, एकल नागरिकता कहां से ली हमने? ब्रिटेन से।
दोहरी नागरिकता भारत में है ही नहीं। संविधान में 3 सूचियां मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया से, है नहीं। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल। फेडरल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब भी देश के अंदर कोई कानून हमको समझ नहीं आता तो हम किसकी तरफ देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। तो ये अमेरिका की तरह ही एक सिमिलरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। निम्न में से कौन सी भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? पार्लियामेंट, रीजन, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। ऑलरेडी प्रश्न करा चुका हूं, ये प्रश्न दूसरी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है जी। तो आप इसको स्किप करके आगे चल सकते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आकार में मध्यम, मीडियम इन साइज, बहुत छोटा और सुसंत, वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज, वन ऑफ मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। यह लिखित संविधान नहीं है, तो आप सी के साथ जा सकते हैं। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, विश्व का सबसे व्यापक संविधान भारत का है, और ये आंसर भी हो गया। लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू, किसको देता है भारत का संविधान मान्यता? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ओनली रिलीजन माइनॉरिटीज? केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो दो प्रकार से माने जाते हैं। एक, धर्म के आधार पर, मुस्लिम लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, जैन लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, सिख माइनॉरिटीज में आते हैं, हिंदू मेजॉरिटी में आते हैं। तो अल्पसंख्यक में पहला हो गया धर्म, और दूसरा हो गया है लैंग्वेज, भाषा। जो लोग भाषा में कम है, जिनकी भाषा कम है, ठीक है, उसको भी हम मान सकते हैं, ठीक है, उसे भी क्या मान सकते हैं? ये अल्पसंख्यक है। तो आंसर क्या होगा? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को रिकॉग्नाइजेशन देता है। तो आज हमने डिस्कस किया संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि संविधान की विशेषताओं पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटी में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और अपने एग्जामिनेशन की तैयारियों को पुख्ता कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।